जय सुर भारती। आप सभी साथियों को प्रणाम। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। चूँकि 14 माहेश्वर सूत्रों में हम लोगों ने देखा कि सभी वर्ण स्वर और व्यंजन उसमें परिगणित हो गए हैं, सबकी गणना हो गई है। जो वर्ण उसमें नहीं गिने गए हैं उसको आचार्यों ने अलग से जो जोड़ा है, अलग से उसकी बात रखी है, तो उसकी चर्चा की जाएगी। आइए पहले हम वर्णों के जितने उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले अलग अलग वर्ण हैं उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि 14 माहेश्वर सूत्रों में आ ई ऊण रिल रिक ए ओंग अयौच, इन 4 सूत्रों में सभी स्वर आ गए। आ ई ऊ रिल री ए ओ अयौ। फिर 10 सूत्रों में जिसको हलवी प्रत्याहार के रूप में जानते हैं, ह य वर ल य मंगण न झ भ घ ढ ध ज व ग ड द ख फ छ ठ थ क च ट त क प श स श ह। इतने व्यंजन जिनकी संख्या कुल 33 है, 33 व्यंजनों को हम लोगों ने देखा और 9 स्वरों को देखा। कुल मिलाकर के 42 वर्ण हुए, 42 ध्वनियाँ हुई। वर्ण का मतलब होता है वर्ण्यते अभिव्यंजते ध्वन्यते इति वर्णः, माने जिसकी ध्वनि सुनाई पड़े और जिसकी ध्वनि को नष्ट न किया जा सके वह वर्ण है। चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, ये ध्वनियाँ आकाश में अमिट हैं। हम लोग जो बोलते हैं वह सारी ध्वनियाँ आकाश में गूंजती रहती हैं, सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो आइए स्वर और व्यंजन को अलग अलग तरह से समझ लेते हैं। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है? तो हम जानते हैं कि सभी अच प्रत्याहार में सभी स्वरों की गणना हुई है। तो स्वर का मतलब होता है, स्वर की परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं राजित हों, सुशोभित हों, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों का सहयोग न लेना पड़े, जो स्वयं उच्चरित होने में समर्थ हों, जिनके उच्चारण में अन्य के सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं है, वे स्वर हैं। जैसे आ के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ही स्वर के साथ होता है। बिना स्वर के उनका उच्चारण संभव ही नहीं है। जब हम क का उच्चारण करें, ख का उच्चारण करें, तो अपने आप उनके साथ में अ जुड़ता जाता है। इसलिए जब स्वरों के साथ ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं तो उनको व्यंजन वर्ण के रूप में जानते हैं, और जो स्वयं उच्चरित होती हैं, जिनके लिए कोई सहयोग की नहीं जरूरत पड़ती, उनको स्वर कहते हैं, अच कहते हैं। आ ई ऊ री ली ए ओ आई औ, ये जो स्वर हैं ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। हल प्रत्याहार में जितने व्यंजन हैं, क से लेकर म तक जितने स्पर्श व्यंजन हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं न कहीं मुख का कोई न कोई भाग छूता है, जीभ छूती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क से लेकर के म तक, कादयो माने क से लेकर के, और मावसानाः माने म तक, म पर्यंत जितने 25 वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। तो क ख ग घ, क्या बिना आ के उच्चारण के सहयोग के कोई व्यंजन वर्ण उच्चरित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आप भी उच्चारण करके अपने सामने देखा करेंगे कि कैसे हम बिना स्वर के व्यंजन उच्चरित कर सकते हैं, नहीं उच्चरित हो सकता। इसलिए
ये व्यंजन वो ध्वनियाँ हैं कि जब स्वरों की सहायता से हम वर्ण का उच्चारण कर सकें तो वो व्यंजन ध्वनियाँ हैं। और जो स्वयं सुशोभित हों, स्वयं उच्चरित हों, जिनके लिए सहयोग की ज़रूरत नहीं, वो सभी स्वर ध्वनियाँ हैं। अब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि आ, इसको इस रूप में भी पढ़ते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, आ ई उ री री ए आई ओ औ अंग आहा भी पढ़ते हैं, लेकिन वस्तुतः वो स्वर नहीं है, वो अनुस्वार और विसर्ग है, जिसके बारे में फिर चर्चा होगी। अनुस्वार और विसर्ग अलग ध्वनियाँ हैं जो व्यंजन से ही जुड़ी हैं। अनुस्वार माँ हलंत कर दे तो हलंत माँ को ही अनुस्वार बनाया जाता है और वही हलंत माँ बनता है। और विसर्ग माने आधा ह कोई चूंकि ह व्यंजन वर्ण में गिना गया है और विसर्ग को आधा ह मान लीजिए, तो वो विसर्ग भी व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। तो देखने में लग रहा है कि इसमें केवल 9 ही स्वर हैं और हिंदी में हम ज़्यादा स्वर पढ़ते हैं। तो जब हम इन स्वरों का भेद प्रभेद करेंगे तो फिर सैकड़ों स्वर हो जाएंगे। अब जरा सा आ का भेद समझ करके आप लोग इसकी गणना करिए तो समझिए कि कितने प्रकार के आ होते हैं। आ का पहले 3 तरह का भेद करेंगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 तरह का भेद स्पष्ट होगा। तो अच्छा, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये स्वरों के ही भेद होते हैं, व्यंजन के भेद नहीं होते, ये ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आ 1 मात्रा का समय लगा, आ 2 मात्रा का समय लगा, आ 3 मात्रा का समय लगा, इसी को ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से जानते हैं। तो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर का ही भेद बन सकता है, व्यंजन का नहीं। का भेद नहीं होगा, का को ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं कर सकते, इसलिए कि का में जो का में आ है वो स्वर ही है, ह्रस्व आ। का में जो दीर्घ आ है वह स्वर ही दीर्घ रूप में 2 मात्रिक हुआ है। और का उसमें जो 3 मात्रा दिख रही है वो आ की दिख रही है, का की नहीं। का तो मूल रूप में का लिख करके हलंत कर दीजिए, उतना ही है का। इसलिए आ स्वर की 3 तरह से जब हम भेद करेंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर भेद किया गया है स्वर का। उच्चारण में जितना समय लगता है उसको मात्रा के नाम से जानते हैं। तो 1 मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयम व्यंजनन 4 मात्रकम। व्यंजन की आधी मात्रा होती है और स्वर की 1 मात्रा, ह्रस्व 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा प्लुत। हमारे बच्चों को, छात्रों को प्लुत का नाम प्रायः जो है अश्रुत लग रहा होगा, हो सकता है कि पहले न सुना गया हो। तो यह भी एक भेद है, स्वर का एक भेद है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्लुत वर्ण का उच्चारण तब होता है जब किसी को दूर से पुकारने में उच्चारण किया जाता है, जैसे हे राम, तो राम में जो आ की मात्रा है वो 3 मात्रा की हो जाएगी और उसको प्लुत कहा जाएगा। तो आपने देखा कि आ का भेद 3 तरह का हुआ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। अब 3 और भेद करिए। उच्चारण में, उच्चारण स्थान और उच्चारण में लगने वाले दबाव को यदि माध्यम माने तो उसमें 3 भेद हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
तो उदात्त आ। जब तालु आदि जो मुख के भाग हैं, उच्चारण स्थान के भाग हैं, उनके ऊपर से उच्चारित हो तो उसको उदात्त स्वर कहते हैं। ये उदात्त हुआ। और यदि धीरे से करेंगे, नीचे से करेंगे, ये अनुदात्त स्वर हुआ। और जब मध्य में करेंगे, समाहारः स्वरितः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः और समाहारः स्वरितः। जब मध्य से उच्चारण होगा उसको स्वरित कहेंगे। तो इस प्रकार यदि उन तीन भेदों को और इन तीन भेदों को जोड़ा जाए तो एकमात्र आ के कितने भेद हो गए? 3 त्रकाई 9। कैसे हुए? देखिए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। फिर दीर्घ का भेद लीजिए, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित और प्लुत। अब प्लुत या के भेद करिए तो प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, अप्लुत स्वरित। इस तरह से 3-3, जब 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत आ के भेद करेंगे तो 3 होगा, और 3 जब उसको भी गुणा करेंगे तो 3 त्रकाई 9 हो जाएगा। इस प्रकार केवल आ के भेद, आ के 9 भेद हो गए। अब इतना ही नहीं, फिर उन सभी के 2 और भेद होंगे, अनुनासिक, अननुनासिक। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये जो भेद हैं, इन भेदों का यथा समय प्रयोग होता है, लेकिन जानना जरूरी है। आके इन 9 भेदों के जब 2-2 भेद और हो जाएंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब इसको आप अपने से गिन सकते हैं। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण नासिका के सहयोग से किया जाए, और अननुनासिक का मतलब सामान्य। जैसे अनुनासिक आ का उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे आ। अननुनासिक आ का उच्चारण आ। अननुनासिक का बिना अनुनासिक के, बिना नासिका के उच्चारण करेंगे तो अननुनासिक हो जाएगा, और अनुनासिक माने नासिका के साथ आ और आ, ये भेद है। तो इस प्रकार आ के ही 18 भेद हो गए, ई के भी 18 भेद होंगे, ऊ के भी 18 भेद होंगे, और री वर्ण के भी 18 भेद होंगे। लृ वर्ण से दीर्घाभावात, लृ वर्ण से दीर्घाभावात, लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसलिए ह्रस्व होगा तो 9 ही भेद होंगे। ए ओ आई औ इनके ह्रस्व नहीं होते, एचाम ह्रस्वाभावात। तो यदि ए ओ आई औ इनके ह्रस्व नहीं होते तो 2 दीर्घ और प्लुत होंगे, तो उनके भी 12 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार इनको जोड़ा जाए तो 18 चौक 72, 72 9 81, और 81 और 12 चौक 48, 150 के करीब, माने 130-40 के करीब तो स्वरों के भेद हो जाएंगे। तो हम उतने में नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि इन संज्ञाओं का, इन स्वरों का कहीं न कहीं प्रयोग व्याकरण शास्त्र में अवश्य किया जाता है। तो आइए सभी जो है उच्चारण स्थानों के बारे में जाना जाए, क्योंकि वर्णों का उच्चारण स्थान जान लेने पर हमको ये बोध हो जाता है कि कौन सा वर्ण मुख के किस अंग से, मुख के किस भाग से उच्चरित होता है, और जब उसे समझ लेंगे तो उसी स्थान से उच्चरित होगा, उसी स्थान से उच्चरित होने वाला वर्ण समझ में आ जाएगा। जब हम उच्चारण करके इसको सीखेंगे तो किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है वह उच्चारण से समझ में आ जाएगा, बिना रटे समझ में आ जाएगा, बिना याद किए समझ में आ जाएगा। तो पहला सूत्र है उच्चारण स्थान का, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। सभी सूत्र पहले आपको सुना देते हैं। ये मैंने सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए ये चित्र बनाया है, और इसमें आप देख सकते हैं
आप देख रहे होंगे कि मुख के जितने उच्चारण स्थान के भाग होते हैं वो इसमें दिख रहा होगा, और यहाँ श्याम पट पर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए पहले सूत्र पर चर्चा करते हैं। आकु विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमंगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अमुख नासिका वचनोनुनासिका। इतने वर्ण हैं और इन वर्णों के उच्चारण स्थान यही हैं। तो आइए कंठ से कौन कौन वर्ण उच्चरित होते हैं देख लेते हैं। ये जो एक व्यक्ति का सिर बना हुआ है और सिर में ये जो मुख भाग है ये जिह्वा है, आप देख रहे होंगे, ये मूर्धा है, ये तालु है, और ये दोनों ओष्ठ हैं, ये ऊपर का ओष्ठ, ये नीचे का ओष्ठ, और ये मुख है, ये नासिका बनी हुई है, और ये यहाँ का जो भाग है ये भाग कंठ है, और ये भाग जिह्वा का मूल है। इस तरह से जहाँ जहाँ से उच्चारण वर्णों का होता है वो उच्चारण स्थान आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ये सूत्र दिया। आचार्य भरद्वाज ने कहा कि कु माने क ख ग घ अंग, आकु ह विसर्जनीयानाम माने विसर्ग, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से उच्चरित होता है। आप स्वयं जब कंठ से इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कंठ से ध्वनि निकलेगी, स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अपने ही कंठ से उच्चारण करेंगे तब समझ में आएगा। क ख, तो उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि जिस स्थान से ध्वनि निकले, श्वास निकले, हवा निकले और जिसको छूती हुई निकले, वही उच्चारण स्थान है। तो अकु विसर्जनीयानाम कंठा, आ का उच्चारण जब करते हैं तो कंठ खुल जाता है और वहां से सीधे श्वास आती है। यही उच्चारण स्थान क्यों है, कैसे है, इसको समझने के लिए यदि आप अपने उंगलियों को कंठ में थोड़ा सा स्पर्श कराइए, दबाइए नहीं, दबाना उचित नहीं है। यदि ऐसे थोड़ा सा स्पर्श कराइए, थोड़ा सा हल्का दबा करके और कहिए तो कहने में दिक्कत होगी। क्या उच्चारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। हल्का करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, निकलेगा ही नहीं, क निकलेगा ही नहीं। तो जब आप उच्चारण करिए तो क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग एवं मूल स्वर तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिर आप इसे लिख लेंगे। यदि ये आपका चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं, ये उच्चारण स्थानों की तालिका ही बनी हुई है। इसमें एक तरफ उच्चारण स्थान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उच्चरित होने वाले वर्ण। फिर दूसरा सूत्र है इचु यसानाम तालु। ई चू माने च छ ज झ या और तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु का मतलब यह है कि ऊपरी जो दांत हैं उन दांतों के भीतर जब जाएं तो जो कठोर हिस्सा है उसको तालु कहते हैं। ये आपको चित्र में भी दिख रहा है। ये जो यहाँ ये मुख है,
इधर ये दांत है, नीचे के दांत, ऊपर के दांत, और ये जो ऊपर एक कपाल का स्वरूप बना हुआ है, ये इसमें ये भाग तालु है, मतलब दांत के ठीक पीछे वाला भाग, दांत के ठीक पीछे। आप उच्चारण से समझ सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि उच्चारण स्थान को जीभ छुए ही। जैसे तालु है, तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण का तात्पर्य है कि जिह्वा या तो तालु को छुएगी अथवा तालु की जगह पे अपनी श्वास को धक्का देगी, हवा को धक्का देगी। च, अब च में देखिए छू रही है, उच्चारण करके देख सकते हैं, च, छ, ज, झ, य, य, श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु। फिर तीसरा सूत्र देखते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री। अब ध्यान दीजिएगा, मूर्धा क्या है? मूर्धा जब जिह्वा ऊपर की ओर जाती है, ये चित्र में देख रहे हैं आप, ये मूर्धा है, लिखा है मूर्धा। मूर्धा का मतलब सिर होता है, सिर का मतलब जिह्वा ऊपर जाएगी तो ऊपर तो अपना सिर ही है, इसलिए वो मूर्धा माना जाता है। जिह्वा ऊपर की ओर जाए, री, ट, ठ। आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब आप जिह्वा को ऊपर करेंगे तभी ट का उच्चारण होगा। यदि जिह्वा को ऊपर नहीं ले जाएंगे तो कभी भी ट का उच्चारण नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा ऊपर नहीं जाती उसके द्वारा ट वर्ग का उच्चारण नहीं, संभव नहीं है। ट, ठ, ड, ढ, ण, फिर र में भी जिह्वा ऊपर जा रही है या ऊपर की ओर हवा का धक्का दे रही है, र, श, री। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, माने बिना जिह्वा के ऊपर गए इन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। फिर अगला है दंत्य, माने दांतों को छू करके जब जिह्वा वर्णों का उच्चारण करे तो उसको दंत्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। अब ध्यान दीजिए, लरी, लरी का उच्चारण करें तो जिह्वा दांत को छूती है, लरी, ता, था। यदि जिह्वा दांत को न छुएगी तो त का उच्चारण, तवर्ग का उच्चारण संभव नहीं है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, त, थ, द, ध, न और ल, ल, स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दांत है। फिर दोनों ओठों से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं पवर्ग इत्यादि। ये जो दोनों ओठ हैं, प, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ये सूत्र है। ऊ, जब आप दोनों ओठों को समीप ले जाएंगे अथवा छुआएंगे, दोनों ओठ एक दूसरों को छुएंगे और फिर खुलेंगे तो दोनों ओठों की सहायता से वो खुल रहे हैं, वो उच्चरित हो रहे हैं वर्ण, इसलिए दोनों ओठ इन वर्णों के उच्चारण स्थान होंगे। किसके? ऊ और पू माने पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। यदि ओठ कटे हों या ओठ विकृत हों तो निश्चित रूप से पवर्ग के उच्चारण में कठिनाई होगी। प, अब कोई कहे कि प कहने पर दोनों ओठ खुल जाते हैं तो पहले तो छूते हैं, प बिना छुआए आप प का उच्चारण करिए, नहीं कर सकते। ऊ, प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय। उपधमानीय कहते हैं प और फ के पहले जो अर्ध विसर्ग, प और फ के पहले अर्ध विसर्ग लगाया जाता है उसको उपधमानीय कहते हैं। उपधमानीय वर्ण का भी उच्चारण ओष्ठ से ही होता है। जैसे रामः पतति, तो इसको जल्दी से
रामः जो विसर्ग है माँ के बाद, उस विसर्ग को चूंकि आगे प है, प के पहले विसर्ग होने के कारण वो उपधमानीय होगा और उपधमानीय का उच्चारण ओष्ठ होगा, दोनों ओष्ठ होगा। रामः पतति, रामः पतति, इसलिए वो ओष्ठ ही वो विसर्ग का भी उच्चारण, यद्यपि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है लेकिन अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर है यमंगणना नाम नासिका च, न, इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। आगे लिखा है च का मतलब ये हुआ कि इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पहले बताया गया। क ख ग घ अंगा में अंगा आ गया, च छ ज झ य में य आ गया, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान पहले बताया गया। अंगा का कंठ, तो कंठ भी और ये नासिका भी, इसलिए च आया है। यमंगणना नाम नासिका च, अंग का उच्चारण स्थान हुआ कंठ और नासिका, य का उच्चारण स्थान हुआ तालु और नासिका। इस तरह से इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी हो जाएगी। फिर है ए आई, इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, चूंकि ये स्वर मिश्रित स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम अगले सत्र में बताएंगे कि ए का जो है निर्माण कैसे हुआ है। आधन ई बराबर ए, आधन ए बराबर आई, आधन उ बराबर ओ, आधन ओ बराबर औ। इस तरह से ये मिश्रित स्वर हैं। मिश्रित स्वर होने के कारण कंठ और तालु से इनका उच्चारण हो रहा है। कंठ आ ई बराबर ए, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, इसलिए ए दई तो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। उच्चारण करके भी देख सकते हैं। ए आई, कंठ और तालु दोनों को जो है वायु मिल रही है। ए, तालु में भी हवा का धक्का जा रहा है, कंठ से भी निकल रहा है। ए आई, फिर देखिए ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ के साथ साथ ओष्ठ भी है। ओ आय और ऊ को मिला करके ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का जो है ओष्ठ है। जब ये दोनों, जब ओ आय और ऊ दो स्वर मिल करके बनता है, तो आय और ऊ इन दोनों का उच्चारण स्थान भी ओ के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। आ ऊ बराबर, आ धन ऊ बराबर ओ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। फिर है वकारस्य दंतोष्ठम, वा, इसमें दांत से भी उच्चारण हो रहा है और ओष्ठ से भी। वकारस्य दंतोष्ठम, ऊ आ, इसलिए वा, वकारस्य दंतोष्ठम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय माने क और ख, इन दोनों वर्णों के पहले यदि विसर्ग आ जाए तो वो जिह्वा मूलीय वर्ण माना जाता है। उस विसर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल का तात्पर्य है ये जिह्वा है और इस जिह्वा के मूल में, माने बिल्कुल जहाँ से जुड़ी हुई है जिह्वा अपने कंठ में, उस जिह्वा मूल से इसका उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान माना जाता है, जिह्वा मूली। और इसके बाद एक वर्ण है अनुनासिक, इसका है मुख और नासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख और नासिका दोनों उच्चारण स्थानों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक को चंद्रबिंदी के रूप में भी जो है लिखा जाता है। चंद्रबिंदी का मतलब ये हुआ ऐसे जो बना है ये मुख है और बिंदी जो है नासिका है, इसलिए वो अनुनासिक है। मुख और नासिका के साथ उच्चारण होता है। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में संक्षिप्त जानकारी हुई। इसका वैज्ञानिक विवेचन और आगे के सत्रों में किया जा सकता है। हम फिर अगले सत्र में मिलेंगे। आप सबसे प्रणाम। जय सुर भारती।